हेलो दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों 7 अप्रैल 2025 को जो नवीनतम पाठ्यक्रम है वो जारी किया गया है। उस पाठ्यक्रम के अनुसार ये मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आज मैं आपको दोस्तों पहला नंबर का मॉडल पेपर है वो बता रहा हूँ। कुल 120 प्रश्न है वो इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, पद है इसमें 53,749 पद है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है और नौकरी लगने के दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा चांस हैं। इसलिए आपको रोजाना मेरे साथ में चलना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको वहां पर एक फोल्डर मिलेगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर मिलेगा, जिसमें आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर भी मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें लिंक को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये सिलेबस है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 संशोधित परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम। दोस्तों, इसमें देखिए कुल 120 प्रश्न है और हर पार्ट के अंदर यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है कि राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है, इतिहास कला संस्कृति के 20 प्रश्न है, 10 प्रश्न है संविधान के, जिसमें से 5 राजस्थान के, 5 इंडिया के, सामान्य विज्ञान के 5, करंट अफेयर के 5 राजस्थान के, 5 इंडिया के और 5 प्रश्न कंप्यूटर के। ठीक है, ये हर डिवाइडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम दोस्तों अपन इसमें देखिए भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में भाग 2 राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न, ऐसे क्रमवाइज चलेंगे। ऐसा मॉडल पेपर दोस्तों आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए टेस्ट देना है आपको, बहुत शानदार लेवल का ये मॉडल पेपर है। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग 71B का नया नंबर क्या है? राजस्थान के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग 71B का नया नंबर क्या है? तो दोस्तों नया नंबर है 919। कितना है? 919। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये दोस्तों राजस्थान में अलवर जिले से गुजरता है। इसकी कुल लंबाई है वो 5 किलोमीटर है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भूकंप विज्ञान में भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है। बताइए, भूकंप विज्ञान में भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है सीस्मोग्राफ के द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य है ये कहां पर है? तो ये दोस्तों प्रतापगढ़ में है और प्रतापगढ़ के साथ साथ में इसकी जो सीमा है वो दोस्तों उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में भी है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा प्रतापगढ़ में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस मृदा में पोटास व कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है? निम्नलिखित में से किस मृदा में पोटास व कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्यम काली मृदा में। मध्यम काली मृदा में पोटास व कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है और ये कहां पर पाई जाती है ये मिट्टी? तो दोस्तों ये हाड़ौती के पठार में ये पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाड़ौती पठार में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिरोही क्षेत्र में वर्षा जल के कारण निर्मित उबड़ खाबड़ ककरेली भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही क्षेत्र में वर्षा जल के कारण निर्मित उबड़ खाबड़ ककरेली भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों क्या? उसको भाकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाकर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाकर। नेक्स्ट है आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? दोस्तों राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है वो क्या है? राजस्थान का विस्तार दोस्तों आप सभी को पता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो यहाँ पर दक्षिणी विस्तार पूछा है तो दोस्तों वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणतम अक्षांश है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? महिला साक्षरता दर कितनी रही? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है
52.66% है। ये दोस्तों महिला साक्षरता रही 2011 की जनगणना के अनुसार। ये आपको इसमें याद रखना है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा जिले में थी और सबसे कम महिला साक्षरता है वो जालौर जिले की। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, गरदड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? बताइए कौन से जिले से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बूंदी जिले से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है और दोस्तों आपको ये भी पता लगाना है कि आपके कितने प्रश्न हैं वो गलत हो रहे हैं। तो उस चीज को आपको दोस्तों उसको ठीक करना है और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा है वो आपको सुनने की कोशिश करना है, क्योंकि सुनने से ज्यादा याद होता है। देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? बताइए कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है चंबल नदी। चंबल नदी को दोस्तों कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है, चर्मणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है, सदावाहिनी के नाम से भी जाना जाता है और मालव गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 10 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए तिवार्थी ने पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा है? देखिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और तिवार्थी का जलवायु वर्गीकरण और एक थोंटवेट का जलवायु वर्गीकरण, ये तीनों आपको दोस्तों पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पर पूर्वी राजस्थान को तिवार्थी के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से क्षेत्र में रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है CAW क्षेत्र में, CAW क्षेत्र में। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है, बताइए कौन सी? यहाँ पर तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बाघ परियोजना है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये बाघ परियोजना है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाला जिला है। बताइए लाल दोमट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों लाल दोमट मिट्टी है ये राजस्थान के उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में ये पाई जाती है। तो यहाँ पर डूंगरपुर ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार दोस्तों ये जयसमंद के पूर्व में स्थित है, कटाबटा पठारी भाग है लसाड़िया का पठार। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए सलूम्बर, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सलूम्बर। जयसमंद के दोस्तों ये पूर्व में ये स्थित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सलूम्बर दे रखा है तो सलूम्बर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। राजस्थान के पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, उसको बोलते हैं दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, जो पाकिस्तान के साथ में सटी हुई है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और इसकी जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। नेक्स्ट आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 31 मार्च 2023 तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व कितना है? सड़कों का घनत्व पूछा गया है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 88.18 किलोमीटर है, 88.18 किलोमीटर है ये घनत्व है, सड़कों का घनत्व है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक थी? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाड़मेर की। बाड़मेर में दोस्तों जनसंख्या दशकीय जनसंख्या दर है वो सबसे अधिक थी, कितनी? 32.5%। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भूस्खलन एवं कीचड़ प्रवाह प्रकार की आपदा है, तो ये कौन सी प्रकार की आपदा है दोस्तों? भूस्खलन होना
और कीचड़ प्रवाह है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भौगोलिक आपदा है। क्या है? भौगोलिक आपदा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? बताइए, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है बोरखेड़ा में। कहां पर है? बोरखेड़ा में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, बांसवाड़ा में है ये बोरखेड़ा का। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? मृत नदी के नाम से दोस्तों कौन सी नदी जानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? बताइए, पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड क्यों पड़ती है सर्दी में? तो दोस्तों उसका मुख्य कारण है रेतीला धरातल होना। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, रेतीला धरातल होना। दोस्तों देखिए 20 प्रश्न मैंने आपको राजस्थान भूगोल के करवा दिए हैं। अब 20 प्रश्न नए सिलेबस के अनुसार दोस्तों राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न करवाने जा रहा हूँ भाग 2 के अंदर। ठीक है, देखिए इसमें कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कहां पर है? तो दोस्तों ये कैला देवी का मंदिर कहाँ है? तो ये करौली में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर करौली में। आगे देखिए, पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पोत हाकर सरी आभूषण है ये कहाँ पर पहने जाते हैं आभूषण? तो दोस्तों ये गले के आभूषण है। ठीक है, किसके हैं? गले के आभूषण। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस बोली पर मराठा भाषा का प्रभाव है? राजस्थान की कौन सी बोली पर मराठा भाषा का प्रभाव है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मालवी। मालवी बोली पर मराठा भाषा का प्रभाव है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अनुमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अनुमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ है दोस्तों ब्रिटिश सरकार की अनुमानुषिक यातनाओं का शिकार हो गए थे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये बरेली उत्तर प्रदेश की जेल में ये शहीद हो गए थे। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रताप सिंह बारठ। आगे देखिए, गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये गलता तीर्थ कहाँ है? तो दोस्तों ये जयपुर में है। और ये किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सूर्य देवता को समर्पित है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों तारकसी के लिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा। नाथद्वारा है ये तारकसी के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 27 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा स्थापित हुई थी? मारवाड़ हितकारिणी सभा है वो दोस्तों किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा जयनारायण व्यास के नेतृत्व में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? बताइए, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी श्रेणी का था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी श्रेणी का था ये? दोस्तों ये द्वितीय श्रेणी का राज्य था दोस्तों राजस्थान। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? समकालीन चालुक्य शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का तो दोस्तों वो नाम था भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और चंदेल शासक था महोबा का, वो था पृथ्वीराज चौहान के समय ही था, परमर्दी देव, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये चालुक्य शासक था। तो यहाँ पर इसमें और चंदेल शासक पूछ लेता तो परमर्दी देव। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भीमदेव द्वितीय। नेक्स्ट आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है?
किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए क्या? तो वो है रम्मत। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रम्मत का अर्थ खेल होता है और इसे खेलने वाले खेलार या जिसको अपन बोल सकते हैं रमतिये, वो कहलाते हैं दोस्तों। और ये बीकानेर, जैसलमेर, पोखरण, फलोदी क्षेत्रों में ये खेली जाती है दोस्तों होली के अवसर पर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मारी बरसालेरी मूमल हालीने ए हालीजे रे देश नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों मूमल नाम तो सुना ही होगा आपने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे वही जो बात हो रही है मूमल जैसलमेर की थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी ये मूमल। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व तक की अवधि तक के दौरान था? बताइए, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व कौन सी अवधि तक के दौरान था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल है वो माना जाता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बिरचेस वस्त्र है, बिरचेस किसको बोलते हैं? तो दोस्तों ये पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र है, ठीक है, जिसमें चूड़ीदार पजामा होता है और घुटने से ऊपर का चौड़ा होता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों के नीचे, कमर के नीचे का वस्त्र है दोस्तों ये। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की? वर्धमान स्कूल की जो स्थापना है वो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए, झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग है दोस्तों किस नृत्य में किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कच्ची घोड़ी नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, राज्य के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी दोस्तों जालोर के दुर्ग को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है? दोस्तों डॉक्टर फैयाज अली को बनी ठनी जो चित्र शैली है किशनगढ़ शैली की, ठीक है, उनको दोस्तों प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को ही जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो दोस्तों राजस्थान में जो विलय है ये कब हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 नवंबर 1956। 39 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? आजाद मोर्चे का जो गठन है वो दोस्तों कहाँ पर हुआ था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है आजाद मोर्चे का गठन दोस्तों जयपुर में हुआ था। कहाँ पर? जयपुर में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में हुआ था। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, जाटों का प्लेटो अफलातून किसे कहा जाता है? जाटों का प्लेटो अफलातून किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है किसको? तो ये सूरजमल को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए नए सिलेबस के अनुसार 40 प्रश्न है वो राजस्थान भूगोल और राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित पूछे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरा भाग जिसके अंदर मैं आपको राजनीतिक विज्ञान के 5 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। 5 प्रश्न आपको राजस्थान पॉलिटी के और 5 प्रश्न आपको इंडियन पॉलिटी के प्रश्न है वो करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको चतुर्थ श्रेणी के नाम से अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे भविष्य में, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्लास है वो देखने को मिलेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है। और आपको दोस्तों प्लेलिस्ट में ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि चतुर्थ श्रेणी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। आपको वो लिंक मिल जाएगा तो वहां पे आप जाके जरूर दें। और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों लिंक को शेयर जरूर करें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, क्योंकि बहुत ही शानदार चीज है। ऐसी चीजें दोस्तों आपको बहुत
कम देखने को मिलेगी, 1% के बराबर। बाकी ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें देखिए लेवल देखिए, और हर पार्ट के आपको ये भी पता लग रहा है कि कौन से पार्ट में कितने प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। देखिए इंडियन पॉलिटी के ये 5 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है बेंच कहाँ स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ बेंच कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कहां पर है दोस्तों? ये तो सभी को पता होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है जोधपुर में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशियों को भी प्राप्त है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें अनुच्छेद 14। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति नहीं है? राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति कौन सी नहीं है? दोस्तों देखिए राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक तौर पर राज्यपाल के नाम होते हैं, बिल्कुल सही है, नाम पर होते हैं। आगे देखिए वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युत करता है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको देखूं बताऊं तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आरपीएससी है, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो करता है लेकिन इनको हटा नहीं सकता, इनको केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पदच्युत जो शब्द दे रखा है हटाने वाला, ये गलत दे रखा है, इसलिए अपना बी नंबर का ऑप्शन है वो इसमें गलत दे रखा है, ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति नहीं है। और देखिए दोस्तों इसमें वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है? बी नंबर का, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है? तो किसने कहा है? तो दोस्तों ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? दोस्तों कौन से अनुच्छेद को कहा है? ये तो सभी को पता होगा, अनुच्छेद 32 को कहा है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान राजनीति विज्ञान के दोस्तों 5 प्रश्न है, भाग 4 राजस्थान राजनीति यानी कि राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों कौन सा कथन है वो सही है, यहाँ पर ये अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, यह एक सांविधिक निकाय है, यह एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। और देखिए यह स्वायत्त शासी निकाय है, यह स्वायत्त शासी क्या है? निकाय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों स्वायत्त शासी क्या है? निकाय है, तो बिल्कुल सही है, स्वायत्त शासी भी निकाय है। इसको आप दोस्तों सांविधिक भी बोल सकते हैं, वैधानिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ था, 18 अप्रैल 2005 है वो इसमें गलत दे रखा है दोस्तों, 18 अप्रैल तो सही है लेकिन 2006 को इसका गठन हुआ था राज्य सूचना आयोग का। तो यहाँ पर पहला कथन और दूसरा कथन तो क्या है? सत्य है, तीसरा कथन इसमें गलत दे रखा है। कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना था, यहाँ पर 1 और 2 इसमें क्या है? सही है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर करता है दोस्तों, ये दोस्तों सीधा सा बोलूं राज्यपाल करता है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं मंत्री परिषद में? तो दोस्तों मंत्री परिषद में मैंने आपको बताया था कितने, टोटल 30 हो सकते हैं, 29 मंत्री प्लस 1 मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सदन में मंत्रियों और महाधिवक्ता के विशेष अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है?
संसद में मंत्रियों और महाधिवक्ता के विशेष अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अनुच्छेद 177 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 233 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, अनुच्छेद 233 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न है, वो आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। 5 प्रश्न सामान्य विज्ञान से संबंधित है। और दोस्तों देखिए, चलो इसमें देख लीजिए, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है, सामान्य विज्ञान के। डीपीटी का टीका लगाया जाता है, तो दोस्तों डीपीटी का जो टीका है ये धनुष वायु में लगाया जाता है, ये कुकर खांसी में लगाया जाता है, ये दोस्तों गलघोटू बुखार में भी लगाया जाता है, ठीक है। और भी दोस्तों देखिए क्षय रोग और पोलियो, तो दोस्तों इनमें नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर 1 2 3 कथन है वो इसमें क्या है, सही है। डीपीटी का जो टीका है वो धनुष वायु, कुकर खांसी और गलघोटू बुखार इनमें लगाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 कथन क्या है, सही है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नर के लक्षण देने वाला हार्मोन है। नर के लक्षण देने वाला हार्मोन है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है देखिए एंड्रोजन, ठीक है। क्या हो जाएगा? एंड्रोजन। नर के लक्षण देने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है एंड्रोजन। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक मनुष्य में 44+XO गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह है। एक मनुष्य में 44+XO गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह है। तो दोस्तों ये टर्नर का सिंड्रोम है, टर्नर का सिंड्रोम। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी वस्तु का यानी कि किसी वस्तु बिंब का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। बताइए कौन से दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है किसी वस्तु का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है कहलाती है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है निस्तापन। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निस्तापन। 6 नंबर का प्रश्न है, भाग 6, जिसमें मैं आपको 5 प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित करवाऊंगा। 51 से और 55 तक मैंने आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न करवाए हैं, और अपन है वो 56 से और 60 तक 5 प्रश्न है वो कंप्यूटर के पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, किसी प्रोग्राम विंडो को बंद करने का शॉर्टकट की क्या है? किसी प्रोग्राम विंडो को बंद करने का शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? वो शॉर्टकट की है Alt+F4, Alt+F4। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, Alt+F4, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, Map.net GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। Map.net GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है? तो दोस्तों ये काम करता है विंडोज पर, ठीक है। किस पर? विंडोज पर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विंडोज पर। आगे देखिए, एक्सेल में A1 से A8 सेल तक दर्ज संख्याओं का कुल योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? एक्सेल में A1 से A8 सेल तक दर्ज संख्याओं का कुल योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों वो जो सूत्र है वो है इसमें बराबर सम A1 अनुपात A8। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन इंटरनेट कनेक्शन की 3 बेसिक श्रेणी में नहीं आता है? निम्न में से कौन इंटरनेट कनेक्शन की 3 बेसिक श्रेणी में नहीं आता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें, बताइए, तो वो है डायरेक्ट सैटेलाइट है, वो 3 बेसिक श्रेणी में नहीं आता है। डायल अप आता है, ब्रॉडबैंड आता है, डायरेक्ट कनेक्शन आता है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी की प्रयुक्त होती है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी की प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बैक स्पेस। बैक स्पेस का प्रयोग होता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 इसके अंदर मैं आपको राजस्थान करंट अफेयर के 5 प्रश्न करवाऊंगा और 5 प्रश्न है वो इंडिया लेवल के करंट अफेयर होंगे। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। हर पार्ट में किसमें कितने प्रश्न आएंगे वो सारी चीज मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। और दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करें। देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है। 61 से 65 तक अपन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, किस रोग के कारण राजस्थान के जैसलमेर और फड़ौदी क्षेत्रों में पशुओं की मृत्यु दर्ज की गई है? तो दोस्तों कौन से रोग के कारण? तो वो रोग है कर्रा रोग। कौन सा रोग? कर्रा रोग, जिसको बाटुलिज्म भी बोलते हैं। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये रोग है ये दोस्तों पश्चिमी जिले राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और फड़ौदी क्षेत्रों में ये देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कर्रा रोग बाटुलिज्म के फैलाव का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है वो क्या है? इसका मुख्य कारण है वो है पशुओं में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी। पशुओं में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण ये रोग हो रहा है, कर्रा रोग। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और यह चर्चा का विषय भी बना हुआ है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अब ये करंट अफेयर में ये प्रश्न पूछा गया है तो इसका मतलब है दोस्तों ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, आना सागर झील। तो दोस्तों इसका निर्माण है वो अर्णोराज चौहान ने करवाया था। ठीक है, यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को अजमेर की आना सागर झील के किनारे बने 7 वेंडर्स और फूड कोर्ट को हटाने का आदेश दिया है। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है, अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों जो 7 वेंडर्स पार्क है इसको 6 महीने के भीतर हटाने का यानी कि हटा के स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। और जो फूड कोर्ट है उसको दोस्तों उसको पूरी तरह ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए ये करंट अफेयर में पूछा गया प्रश्न है। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 के तहत पात्र लोकतंत्र सेनानियों को कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? तो कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 20,000 मासिक पेंशन है वो दी जाएगी। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने 2025-26 में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? राजस्थान सरकार ने 2025-26 में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों भाग 8 करंट अफेयर के 5 प्रश्न, ये इंडिया लेवल के करंट अफेयर के प्रश्न होंगे दोस्तों ये। ठीक है, इंडिया और विश्व लेवल के। यहाँ पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस स्थान पर बना है? भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस स्थान पर बना है? तो दोस्तों ये रामेश्वरम में बना है। कहां पर? रामेश्वरम में। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न, हाल ही में अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस 2 देशों की यात्रा पर रवाना हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों पुर्तगाल और स्लोवाकिया, इन देशों की यात्रा पर गई है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अप्रैल 2025 में भारत ऊर्जा भंडार यानी कि भंडारण गठबंधन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देवमाल्या सेन को। देवमाल्या सेन को। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अप्रैल 2025 में तमिलनाडु के किन 2 स्वदेशी उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है?
अप्रैल 2025 में तमिलनाडु के किन दो स्वदेशी उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कुंभकोणम सुपारी और थोवलाई फूलमाला। ठीक है, कुंभकोणम सुपारी और थोवलाई फूलमाला को दोस्तों जीआई टैग है वो प्रदान किया गया है। यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये लिखी संजीव चोपड़ा के द्वारा, संजीव चोपड़ा के द्वारा। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक भी प्रश्न दोस्तों सिलेबस के बाहर नहीं है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को छांटना है कि अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए सभा में सभी वर्ग के लोग थे, सभा में सभी वर्ग के लोग थे, तो ये अपना पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा। देखिए सभा में सभी वर्ग के लोग थे ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसमें तो क्या लिखा हुआ है कि सभा में सभी वर्ग के लोग थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सभा में सभी वर्गों के लोग थे, वर्ग नहीं वर्गों का आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें यह अशुद्ध वाक्य इसलिए हो गया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए हिंदी के गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी का समानार्थी शब्द का प्रयोग होगा। बताइए गोपनीय का इंग्लिश शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कंडीशनल। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों बहादुर। बहादुर में दोस्तों कोई भी उपसर्ग है वो नहीं है। बाकी बदमाश में बद है, बेवकूफ में बे उपसर्ग है और लावारिस में दोस्तों ला उपसर्ग है। यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया कौन से में? तो दोस्तों देखिए बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, ये वाक्य है वो दोस्तों इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, जो वचन से न बताया जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है जिसको बोल सकते हैं अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए स्त्रीण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? स्त्रीण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो वो है दोस्तों स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 77 नंबर प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पराधीन, पराधीन के अंदर दोस्तों उपसर्ग है। पराधीन के अंदर दोस्तों यहाँ पर देखिए परा प्लस धीन, परा प्लस भव और परा प्लस क्रम और परा प्लस जय। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए सारे के सारे है वो परा उपसर्ग से निर्मित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक अलग ऑप्शन इसको काट के और आप उपरोक्त सभी कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, परा उपसर्ग है इसमें सब में। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इच्छा शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। इच्छा शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो वो हो जाएगा अनिच्छा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए इक प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? इक प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए मोहक, मोहक में हक, हक लगा हुआ है दोस्तों इसमें अक। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें मोहक में अक प्रत्यय है दोस्तों, अक, इक नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इनमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वो है दोस्तों विरंची, विरंची है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए इनमें से कौन सा वाक्य वर्तने के कारण अशुद्ध है? वर्तने के कारण अशुद्ध कौन सा है? तो दोस्तों इसमें देखिए महात्मा के सतोपदेश में जीवन का सार मिलता है।
महात्मा के सदोपदेश में तो यहाँ पे सदोपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट आगे देखिए, धोखा यह किसी को नहीं देता है, धोखा यह किसी को नहीं देता है, वाक्य किस काल का है? तो दोस्तों ये कौन सा काल का वाक्य है? तो दोस्तों ये वर्तमान काल का है। क्या है? वर्तमान काल का वाक्य है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा अपना नुकसान स्वयं ही करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस काल में क्रिया अकर्मक नहीं है? निम्नलिखित वाक्यों में से किस काल में क्रिया अकर्मक नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो वो है सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया। सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया। दोस्तों इसमें अकर्मक नहीं है, इसमें वाक्य में दोस्तों सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है? बताइए, पत्र लेखन है वो क्या कार्य करता है? तो दोस्तों ये स्थायी प्रलेख का कार्य करता है दोस्तों, स्थायी प्रलेख का। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा दोस्तों इसमें बीमारी है, ये भाववाचक संज्ञा है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अपनी कुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है, तो वो कौन सी है? तो वो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे शुद्ध वाक्य छांटना है। शुद्ध वाक्य छांटना है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए, पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, और पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। ठीक है, और इसमें देखिए पेड़ पर कोयल कूक रही है। तो यहाँ पर देखिए पेड़ पर कोयल कूक रही थी। ठीक है, ये वाक्य दोस्तों शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वागीश शब्द में कौन सी संधि है? वागीश शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों वाक प्लस ईस, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे जो 15 प्रश्न है वो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित परीक्षा में पूछे जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, वन ऑफ द बॉयज सेव्ड हिज सन। वन ऑफ द बॉयज सेव्ड हिज सन, द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस इज। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें करता है वो ए बॉय है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बॉय या वन ऑफ द बॉयज हो तो दोस्तों पैसिव वॉइस के अंदर बाई प्लस एजेंट के रूप में नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसमें देखिए बाई है वो नहीं आना चाहिए, तो बाई इसमें भी है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बाई की यहाँ पे देर फॉर्म भी दे रखी है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हिज सन वाज सेव्ड, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर देखिए एट दिस टाइम टुमारो आई एंटरटेन माई फ्रेंड्स। एट दिस टाइम टुमारो आई एंटरटेन माई फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है शैल बी एंटरटेनिंग। ठीक है, शैल बी एंटरटेनिंग का प्रयोग होगा दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 93 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए उल्लंघन करते हुए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में। उल्लंघन करते हुए, तो यहाँ पर देखिए इसका अगर अपन इंग्लिश में रूपांतरण करें तो क्या होगा? तो वो जाएगा दोस्तों इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ द टेक्निकल टर्म।
तो यहाँ पर देखिए द ऑफिसर फेल्ड टू प्रोवाइड एन सर्टिफिकेट इन टाइम, यानी कि अधिकारी समय पर प्रमाण पत्र नहीं दे पाए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अबेटमेंट, कटौती प्रमाण पत्र नहीं दे पाए। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मेरा बड़ा भाई इंजीनियर बनना चाहता है, इसको इंग्लिश में रूपांतरण करेंगे तो दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा इसमें देखिए माई एल्डर ब्रदर वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। दोस्तों इंग्लिश सेंटेंस दे रखा है, अपने को हिंदी बताना है क्या होगा। देखिए एवरीबडी एंजॉयज इक्वल राइट इन इंडिया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भारत में सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? आखिरकार उसको गलतियां समझ में आई, आखिरकार उसको गलतियां समझ में आई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है? एट लास्ट ही रियलाइज हिज मिस्टेक, ठीक है, तो मिस्टेक्स है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसमें देखिए इसमें ये हो जाएगा आखिरकार उसको अपनी गलतियां समझ में आई। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक है। शी हैड नो अदर, शी हैड नो अदर क्लेम टू द पोस्ट हर गुड लुक्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अच्छी, उसकी अच्छी शक्ल के अलावा, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट यानी कि देन का प्रयोग एक्सपेक्ट या उसके अर्थ सिवाय के अर्थ में इसका हुआ है, तो यहाँ पर इसमें देन का प्रयोग होगा दोस्तों इसमें, ठीक है। द पोस्ट देन हर गुड लुक्स, तो यहाँ पर देन आएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दोस्तों यहाँ पर देखिए खालिस्तान बताना है। देखिए टाइगर इज इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका देखिए इसमें द टाइगर आएगा इसमें, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक, fill in the blank with an appropriate word from the options given below। तो यहाँ पर देखिए the of the new medication was loss of appetite। तो दोस्तों यहाँ पे खालिस्तान में आएगा क्या आएगा? तो इसमें दोस्तों इफेक्ट आएगा, क्या आएगा? इफेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें जैसे कि मैं आपको बताऊं कि नई दवा के प्रभाव से भूख लगना बंद हो गया, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए इच ऑफ द गर्ल स्काउट ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डज का प्रयोग होगा दोस्तों, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे चेंज फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, यहाँ पर देखिए व्हाट ए मार्वेलस पेंटिंग ही मेड, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ही मेड ए वेरी मार्वेलस पेंटिंग, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर सेंटेंस में दे रखा है शी सेड टू हिम आर यू फाइन, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे शी आस्क्ड हिम देखिए वेदर ही वाज फाइन, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहाँ पर देखिए अनीता सोए पिक्चर, अनीता सोए पिक्चर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पिक्चर वाज सीन बाय अनीता, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए नो सुनर डिड ही रीच
द स्टेशन देन द ट्रेन गो। तो दोस्तों क्या आएगा बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें इसमें रिच वेंट का प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, रिच वेंट का। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन गणित से संबंधित 15 प्रश्न करेंगे भाग 11 के अंदर, ठीक है, ये अपना लास्ट भाग है। अभी तक अपन ने 105 प्रश्न है वो पढ़ लिए 10 भागों के अंदर, और परीक्षा में आपको दोस्तों ऐसा ही पेपर है वो मिलेगा हूबहू। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर दें। देखिए यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, 15 प्रश्न मैथ से संबंधित। एक व्यक्ति 250 किलोमीटर की दूरी निश्चित गति से तय करता है। एक व्यक्ति है वो 250 किलोमीटर की दूरी निश्चित गति से क्या करता है, तय करता है। यदि उसकी गति 20% कम है तो उसने उतनी ही दूरी 1/4 घंटे अधिक में तय की होती। उसकी गति शुरू में क्या थी, उसकी गति है वो शुरू में क्या थी, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों मान लीजिए गति है वो x है, दूरी दोस्तों यहाँ पर 250 किलोमीटर दे रखी है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 250/x, ठीक है। तो और 20% कम हो तो दोस्तों इसको आप 20% को 80/100 लिख सकते हैं, यानी कि 4/5x लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं 20% कम है, ठीक है, तो यहाँ पे x इंटू 80/100 बराबर में दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं इसको दोस्तों 4/5x लिख सकते हैं, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे 250 इंटू 5/4x इसको अपन लिख सकते हैं, 250 इंटू 5/4x माइनस 250/x बराबर दोस्तों अपन 5/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सा है 250 में 5 का भाग देना है, ठीक है, कितना आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर बी नंबर का यानी कि शुरू में उसकी जो गति थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है, और आप ऑप्शन उठा के भी इसको कर सकते हैं, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पर देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, एक नाव 36 किलोमीटर अनुप्रवाह है यानी कि डाउन स्ट्रीम और 16 किलोमीटर की प्रति प्रवाह है अप स्ट्रीम और 10 घंटे में तय कर सकती है। वह 3 किलोमीटर अनुप्रवाह है और 1.2 किलोमीटर प्रति प्रवाह है 48 मिनट में तय कर सकती है। प्रति प्रवाह है जाते हुए नाव की गति क्या है, किलोमीटर में नाव की गति है वो क्या है। ये भी दोस्तों आप ऑप्शन में उठा के कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, और सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आपको और करवा दूंगा ये सिलेबस में अलग से टॉपिक वाइज। यहाँ पे 4 किलोमीटर आएगा दोस्तों नाव की गति, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक साथ काम करते हुए एबीसी एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं 36 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए यदि एबीसी की दक्षता 5:6:9 के अनुपात में है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर एक दिन का कार्य कर रहे हैं, कितना 1/36 कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका अनुपात यहाँ पर दे रखा है 5:6:9 अनुपात, तो अनुपातों का योग कितना हो गया टोटल 5 और 6 11, 11 और 9 कितने हो गए 20, तो अनुपातों का योग कितना हो गया 20। तो दोस्तों यहाँ पे अपन एक दिन का निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक दिन का निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक बराबर दोस्तों 1/36 इंटू 20, तो 1/36 इंटू 20 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो ये 36 इंटू 20 करोगे तो दोस्तों 360 और 360 कितने होते हैं 720, तो ये 720 ये आ गया। और दोस्तों बी का अनुपात कितना है तो 6 है, तो दोस्तों वही 720 में 6 का भाग दे दीजिए, तो ये 6 से कितनी बार कटा, तो दोस्तों ये 120 बार कटा, तो यहाँ पर 120 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी अकेला उस कार्य को 120 दिन में पूरा करेगा। 109 नंबर का प्रश्न है,
इसमें भी देखिए दोस्तों, ये भी ऐसा ही प्रश्न है। दो पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। जब एक आउटलेट पाइप सी बी खोला जाता है तो तीन पाइप एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। सी अकेले कितने मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है? दोस्तों सीधा सा है। इसमें देखिए ए और बी पाइप 1 मिनट में भरेंगे तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 1/12 प्लस 1/15। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 3/20। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3/20। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें कि ए बी सी तीनों पाइप 1 मिनट में भरेंगे तो दोस्तों 1 मिनट में भरेंगे तो दोस्तों ये भर रहे हैं 10 मिनट में, यानी कि 1/10। ठीक है, और सी अकेला 1 मिनट में खाली करेगा तो दोस्तों 1 मिनट में खाली करेगा तो अपन क्या करेंगे? 3/20 माइनस 1/10 तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 1/20 आएगा, यानी कि सी 20 मिनट के अंदर पूरा टैंक खाली कर देगा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए वही दोस्तों ये व्यापार से संबंधित प्रश्न है। देखिए एबीसी ने क्रमशः 10,000, 15,000 और 25,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 1 साल बाद ए ने तथा 2 साल बाद बी ने अपनी पूंजी वापस ले ली। यदि 3 साल बाद कुल लाभ 10,350 हुआ तो उसमें ए का हिस्सा बी से कितना कम था? बताइए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट इस प्रश्न का उत्तर 1800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1800। आगे देखिए यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न है। किसी वस्तु को 19.50 में बेचने पर दुकानदार को 23% का लाभ होता है। 30% लाभ पाने के लिए उसे विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? तो कितनी वृद्धि करनी होगी? दोस्तों सीधा सा है। इसको देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 19.50 में बेचने पर एक दुकानदार को 23% का क्या होता है? लाभ होता है। तो 19.50 इंटू 100/23। ठीक है, एक तो ये कर दिया तो कितना आ गया? तो दोस्तों 15.85 आ गया। ठीक है, 15.85 आ गया। अब उसको 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य यानी कि कितने रुपए में बेचना होगा? तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे 15 पॉइंट, ठीक है, 15.85 15.85 इंटू 130, 30% का प्रॉफिट दिखाना है बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा? दोस्तों इसको काटोगे तो आपको यहाँ पे 20.06 या 20.6। ठीक है, 20.6 20.6 रुपए में दोस्तों उसको बेचेगा। ठीक है, तो उसको 30% का लाभ होगा। अब दोस्तों देखिए पहले 19.50 में बेच रहा था और अब 20.6 में बेच रहा है, यानी कि कुल अंतर कितना हुआ दोनों का? तो दोस्तों दोनों का अंतर हुआ, इसमें देखिए इसमें अंतर हुआ 1.11 का, 1.11 का अंतर हुआ। तो यही अपने को बताना है कि उसे विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? तो 1.11 की वृद्धि करनी होगी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर प्रश्न है। सुरेश 1200 रुपए में 2 पुस्तकें खरीदता है या 2 पुस्तक खरीदता है। एक को वह 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य क्या होगा? अनुमानित लागत मूल्य है वो अपने को बताना है। दोस्तों देखिए एक के ऊपर तो उसको 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर दोस्तों 16% की हानि हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ऑप्शन उठा के आप इसको कर सकते हैं। पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य आप ऑप्शन उठा के कर लीजिए दोस्तों, राइट आंसर आपको पास मिल जाएगा। यहाँ पर 500 और 700 दोनों पुस्तकों का मूल्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 500 और 700 1200। ठीक है, आगे देखिए 5 छात्रों का औसत अंक 85 है। यदि एक नए छात्र के अंकों का भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत अंक 84 हो जाते हैं। नए छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? नए छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? तो दोस्तों नए छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं वो बताना है। देखिए 5 छात्रों के अंकों का योग 85 इंटू 5 कर लीजिए। 85 इंटू 5 कितना हो गया? 425। ठीक है, अब देखिए
एक नया छात्र और इसमें जोड़ दिया जाता है, तो औसत अंक है वो 84 हो जाता है। तो सीधा सा है 84 इंटू क्या करेंगे 6 करेंगे तो कितना हो गया 504। अब 504 में से 425 घटा दीजिए, नए छात्र का अंक निकल कर आ जाएगा। तो 504 में से 425 गए तो दोस्तों कितने बचे 79। तो यहाँ पर नए छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए तो 79। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है और क्रमशः 4, 6, 7, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। कितने सेकंड के बाद वे फिर एक साथ बजेगी? तो दोस्तों आपको क्या करना है, इनका लसाअ निकाल लेना है। 4, 6, 7, 8, 12 का तो दोस्तों इसका लसाअ है वो निकलेगा 168। तो 168 दोस्तों सेकंड बाद फिर ये एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जिससे 3 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 24, 30 और 45 से विभाज्य हो। दोस्तों इसका भी अपने को 21, 24, 30 और 45 का लसाअ पे निकाल लेना है। लसाअ आप निकालोगे तो दोस्तों 2520 आएगा। कितना आएगा 2520। ठीक है। अब दोस्तों उसमें आप देख लीजिए यहाँ पे 2520 आ गया ना। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, ये दोस्तों देखिए 21, 24, 30 और 45। ठीक है। 21 दोस्तों 21, 24, 30 और 45। अब देखिए जिससे 3 घटाने पर प्राप्त संख्या। अब इसमें दोस्तों आप भाग दोगे 3 का तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 840। कितना आ जाएगा 840। अब दोस्तों 840 प्लस 3 कर लीजिए तो 843 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 116 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए निम्न बार चार्ट है। एक छात्र द्वारा एक परीक्षा में 7 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंक 100 में से दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए S1 और S6 में प्राप्त कुल अंक S4 में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के लगभग कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर देखिए S1 और S6 है। देखिए S1 में कितने हैं 96 है। S1 में कितने हैं 96 है और S6 में कितने हैं तो दोस्तों ये 59। ठीक है। तो यहाँ पे में प्राप्त कुल अंक, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है 96 और 59 है। ठीक है 96 और 59 है, इसको अपन जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 155। ठीक है। और यहाँ पर देखिए S4 में कितने हैं 71। ठीक है। S4 में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का लगभग कितने प्रतिशत है? तो सीधा सा है दोस्तों, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। 155 इंटू 155 इंटू 100 बटे 71 ये करना है। राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 218.31 प्रतिशत। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों निम्न पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष में 8 विभिन्न ब्रांडों द्वारा बेची गई कारों की संख्या के आंकड़े निरूपित करता है। यहाँ पर देखिए यदि दिए गए वर्ष के दौरान कुल 8 ब्रांडों द्वारा बेची गई कुल कारों की संख्या 2800 है तो B2 व B6 द्वारा बेची गई कारों की संख्या में अंतर कितना है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अंतर की मैं बात करूं तो दोस्तों B2 देखिए यहाँ पे कुल कारों की संख्या कितनी है दोस्तों 2800 है। ठीक है। और B2 और B6 है तो दोस्तों B2 में कितना प्रतिशत है 15 और B6 में कितना है, B6 में दोस्तों यहाँ पे 8% है। तो अंतर कितने का हो गया दोस्तों दोनों का? तो दोस्तों इसमें देखिए 7 का अंतर हो गया। कितने का अंतर हो गया 7 का। ठीक है। तो अब अपन इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 7 इंटू 2800 बटे क्या करेंगे 100 बस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 196। 196 का अंतर है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ये निम्न बार ग्राफ किसी दिए गए वर्ष के दौरान कंपनी के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में विभिन्न मदों के तहत कंपनी एबीसी के व्यय के वितरण को दर्शाता है। कंपनी का कुल वार्षिक व्यय 30 करोड़ रुपए है। किराए पर
और अन्य खर्चों पर व्यय की गई राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किराए पर दोस्तों 16 है और अन्य खर्चों पर व्यय की गई राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सीधा सा मैं आपको बोलूं, अन्य खर्च है वो कितना है, अन्य खर्च 14 है और किराया कितना है, 16 है। ठीक है, दोनों का अंतर कितना हो गया, 2% का। कितना हो गया, 2% का। अब दोस्तों सीधा सा है, 30 इंटू 2/100, बस 30 इंटू 2/100 कर लीजिए। तो यहाँ पर 0.6 करोड़ आ जाएगा, इसमें 0.6 करोड़। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, इन कंपनी का कुल वार्षिक व्यय 30 करोड़ रुपए दे रखा है। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए पाई चार्ट के माध्यम से अपने को उत्तर देना है। जनवरी 2020 में विभिन्न बैंकों में स्केल 1 अधिकारियों का प्रतिशत, सभी 6 बैंकों में स्केल 1 अधिकारियों की कुल संख्या बराबर 500 बैंक डीईएफ में स्केल 1 के अधिकारियों की औसत संख्या है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए 500 बैंक है, ठीक है, तो यानी कि बैंक डीईएफ, अब डीईएफ में कितना है, तो देखिए डी में है 24 है और ई में है 14 और एफ में है 10। तो यहाँ पर देखिए 14 और 10 कितने हो जाएंगे, 24 और 24 कितने हो गए, 48। ठीक है, कितने हो गए, 48। तो यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 500 इंटू 48/100। तो ये 2 जीरो से जोड़, 2 जीरो कट गए, 5 इंटू 48 कर लीजिए, कितना आ गया, 240। कितना, 240। अब 240 में दोस्तों यहाँ पर देखिए डीईएफ 3 है, तो 3 का भाग दे दीजिए, औसत संख्या निकल कर आ जाएगी कितनी, 80। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 और छूट 12% हो। अंकित मूल्य 60 हो और छूट है वो 12% हो। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे 160 इंटू 88/100। तो यहाँ से 1 जीरो से ये 0 कट गई। अब ये 2 से ये 5 बार गया, ये 8 बार गया। ठीक है, अब 8 इंटू 88/5 कर लीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों कितना, 140.80। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आज आपको दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 अप्रैल 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम, सॉरी 7 अप्रैल 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ये मॉडल पेपर करवाया है। मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो वो भी बताएं। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।